और 4 बड़ी पार्टियों के मैदान में उतरने के फैसले के बाद महाराष्ट्र का चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस से नाता तोड़ अकेले दम पर चुनाव लड़ रही एनसीपी का कहना है कि कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश कर रही थी, लिहाजा गठबंधन बनाए रखने का कोई मतलब नहीं था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने चुनाव के बाद बीजेपी से तालमेल के मुद्दे पर कहा कि राजनीति में कल क्या होगा कहना मुश्किल है। उनसे बात की हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। 1999 के बाद फिर एक बार एनसीपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। क्या एनसीपी बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगी और क्या होगी उनकी चुनावी रणनीति? इन जैसे कई और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल जी, IBN 7 में आपका स्वागत है। बात हम शुरुआत करते हैं बहुमत के आंकड़े से। जब से आपके पार्टी की स्थापना हुई, ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। चाहे मुंबई हो, उसके आसपास के इलाके हो, विदर्भ भी है, वहां पे भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अब ऐसे में आप बहुमत का आंकड़ा जुटाएंगे कैसे? देखिए, आपने सही कहा। 99 के बाद अभी हम 2014 में पहली बार चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं और 99 की परिस्थिति अलग थी। उसी कुछ महीने पहले ही हमने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी और शायद 1 या 1.5 महीने बाद चुनाव लग गए थे। तो स्वाभाविक है कि उस वक्त हमारी पार्टी को जो भी कुछ आधार मिला उसमें हमें ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा मिला था। उसके पश्चात हमने 2004 और 9 में हमने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो हमको जो हिस्से में सीटें आई उसमें मुंबई में या बाकी के जो ग्रामीण अपने बाकी के जो शहर थे वहाँ पर हमें सीट कम मिली क्योंकि उनके सिटिंग एमएलएस थे। कुछ ऐसी हमने उस वक्त में जो भी बातचीत की तो उससे हमको जो नेट नतीजा था। बस सवाल ये आता है कि 99 के बाद 2014 तक अगर हम उन क्षेत्रों में लड़ेंगे नहीं तो हमारी ताकत का हमें कैसे एहसास होगा। और जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी आप अगर पूरे महाराष्ट्र में उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा जिला परिषद, सबसे ज़्यादा पंचायत समिति, नगर पालिका जो भी आज अर्बन एरिया हो गए हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आई है। आप विश्वास तो दिखा रहे, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि 15 साल पुराना गठबंधन, आपने जो वजह बताई कि वक्त की कमी थी, बातें नहीं चल रही थी, क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए आपने गठबंधन तोड़ा। उनका तो ये कहना है कि आप लोगों की बीजेपी के साथ डील हो गई थी। क्या डील हो गई थी, आप बता दीजिए। अब ये तो हास्यास्पद बात है। 1.5 महीने पहले हमारे नेता शरद पवार जी स्वयं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को मिलने गए। अगर नहीं करना होता तो वो स्वयं होकर गए, बुलाया नहीं था, इन्होंने समझ लिया। उसके बाद में AK एंटनी जी, अहमद पटेल जी, शरद पवार जी और मेरी दिल्ली में मीटिंग हुई 1 महीने पूर्व। उसमें हमने बताया कि भाई हम चाहते हैं कि गठबंधन तो रहे, लेकिन हमारी इस बार परिस्थिति बदली हुई है। 99 से हम लोगों को जिस तरह से आप हमेशा बताते आए, 99 में आपके MLA ज़्यादा था, आपका मुख्यमंत्री बना। 2004 में हमारे MLA ज़्यादा था तो भी मुख्यमंत्री आपका। 2009 में फिर आपके ज़्यादा था तो ठीक है आपने बनाया। मतलब 15 साल में हम कम हो या ज़्यादा हो लेकिन मुख्यमंत्री आपका। ऐसा नहीं होगा। 2009 में जो परिस्थिति जो आपने बताई कि MP हमारे ज़्यादा आ गए इसलिए आपकी विधानसभा की सीट हम कम कर देंगे, और अब 2014 में हमारे MP ज़्यादा आ गए तो फिर आप बढ़ा के दीजिए। ये सारी बातें हमने बताई। उसके बाद हम चाहते थे कि कोई एक चर्चा हो। पूरा 1 महीने में करीब करीब 25 दिन तक चर्चा ही नहीं। कहीं इधर उधर से फोन आए, नहीं हम तो जगह ज़्यादा बढ़ा के नहीं देने वाले, मगर अधिकृत तौर पे बैठ के कोई अगर आप में हम में कोई बात करना हो तो बैठना तो पड़ेगा ना, चर्चा तो करना पड़ेगा। 5 दिन पहले, मतलब नॉमिनेशन की अंतिम तिथि के 5 दिन पहले हमारी पहली मुलाकात हुई औपचारिक। उसमें हमने फिर से बात दोहराई। हमने कहा कि 124 का जो आपका फॉर्मूला आप कह रहे हैं हमको मंजूर नहीं है, हम 144 पर बैठे हैं, तो आप अगर कुछ हमको योग्य प्रस्ताव देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे। तो बात तो करना चाहिए। 124 पर अड़े रहे, हमारे 144 को आपने मानना नहीं है और दूसरा प्रस्ताव भी देना नहीं है, तो दोष सारा हमारा। कुछ भी गलत हो तो हमने किया, सही हो तो भी हमने नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बात एक बार चलो मान भी लिया जाए, लेकिन आपकी जो टाइमिंग थी गठबंधन तोड़ने का ऐलान करना, बीजेपी गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर उसके 1 घंटे बाद हमें बीजेपी के गठबंधन, टाइमिंग संदेह पैदा करती है। बीजेपी के गठबंधन तोड़ने या नहीं तोड़ने से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन तो करीब करीब हुआ ही था। आखिरी 3-4 दिनों की ही ये बात थी जब अचानक ये नई गतिविधियां बनी। नहीं तो उसके पहले तो कभी हमने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। उनकी बातें सब ठीक ठाक चल रही थी। आखिर 4-5 दिनों का ये सवाल था जब वहां पर कुछ हुआ। हमारा तो ये कहना था कि हम 25 तारीख की शाम से ज़्यादा कैसे रुक सकते थे।
26 और 27 का तो आखिरी नामांकन का दिन, ना हमारी सूची हम जाहिर कर सकते थे, न किसी को काम पे लगा सकते थे। और क्या हम, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की ये साजिश थी कि 25 तारीख तक एनसीपी को अंत तक ऐसा मतलब झोंके में रखो, ताकि आखिरी एनसीपी मजबूरन कहे भाई अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम मान जाते हैं। चलिए, आप कांग्रेस की तो साजिश, अगर ये कांग्रेस की साजिश थी, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल थी उनकी साजिश। अब साजिश की बात करें, लेकिन उनका ये कहना है कि आपने 288 उम्मीदवारों की इंटरव्यूज लिए थे। अगर आपने पहले से ही तय करके रखा था कि हमें इनके साथ गठबंधन नहीं करा, बातचीत फॉर्मेलिटी करनी है, आखिरी 3-4 दिन में बैकडोर बातचीत हुई बीजेपी के साथ, इसलिए वो अलग हो गए। अगर ऐसा आपको गठबंधन करना था, फिर 288 की आपने इंटरव्यूज क्यों लिए पूर्व तैयारी के तौर पे? आप पहली बात समझ लीजिए कि 288 जगह के लिए आवेदन किस पार्टी ने मंगाए थे? कांग्रेस पार्टी ने मंगाए। हमने इंटरव्यू 288 उन्होंने मंगाए, इसलिए हमने भी 288 जगह के आवेदन करके हमने इंटरव्यू किए। उसके पश्चात कांग्रेस ने भी 288 लोगों के आवेदन का इंटरव्यू किया। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। आवेदन बुलाना मतलब क्या है? आपका मतलब यही हो गया कि आप शायद दूसरी तैयारी कर रहे हैं। तो हमें भी इस तरह का एक हमको भ्रम और शंका हमको हमारे मन में भी निर्माण हुई कि कांग्रेस के आखिर तक हमको ऐसे ही मतलब झोंका देके कहीं हमको एकदम ऐसी असमंजस की स्थिति में तो नहीं खड़ा कर रही है। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर देश भर में माहौल था, विधानसभा चुनाव में भी जो अब तक रुझान आया वो उतने अच्छे नतीजे नहीं दिखा रहे, आपको लगता है कि अब कांग्रेस एक डूबता जहाज हो चुका है? खैर देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के साथ लोकसभा में हम गए तो जितनी पूरी बौछार थी जो एक आरोपों की, वो कांग्रेस के ऊपर इतनी जोरदार थी और देश में एक माहौल बन गया था कि कांग्रेस नहीं चाहिए। खैर मैं उसके लिए हमारे और उनके साथ रहने के फैसले को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। हमने सोच समझ के उनके साथ रहे, क्योंकि हमने पहले से एक धर्मनिरपेक्ष और एक अच्छा सेक्युलर फ्रंट बने, प्रगतिशील बने, ये हमने हमेशा सोचा। लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद भी, ये इतनी माहौल और परिस्थिति के बावजूद भी अभी भी इस चुनाव में वही पुरानी सोच पर अगर जाती है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मतलब आप मान रहे कि डूबता जहाज तो हो ही गया, अगर बदल नहीं रहा। अब मैं क्यों कहूं कोई डूब रहा है या उभर रहा है, ये तो जनता बताती है। लेकिन एक चीज तो है, जब उनका गठबंधन टूट गया तब कांग्रेस एनसीपी के पास एक सुनहरा मौका था साथ में लड़कर सांप्रदायिक ताकतों को, जैसे कि आप हमेशा कहते आ रहे थे, रोकना है हमें। अब बीजेपी और कांग्रेस को तो ये सुनहरा मौका था तो केवल उसका एहसास हमको होना चाहिए और कांग्रेस को नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस को नहीं समझना चाहिए था कि इस वक्त अगर एनसीपी कुछ बात कही रही है और हमने कोई अनुचित बात कही हो तो गलत है। सही बात कही उसको तो मान लेना चाहिए था। क्यों? अगर हमें 2 कदम हमेशा पीछे लेने के, मुख्यमंत्री भी आपका रहेगा, ज्यादा सीट होगी तो भी आपका, कम होगी तो भी आपका, सीटों का बंटवारा आप कहोगे कि लोकसभा में हमारे ज्यादा आ गए इसलिए आप कम करो। जब आपको जो ठीक लगे आपने करना और हमने बैकफुट पे जाना। ये कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा था कि ये सुनहरा मौका है तो चलो एनसीपी की बात मान ले। आप कह रहे कि आप डरेंगे नहीं, जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन इसके अलावा एक और मुद्दा, अगर हम आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री पद की, आपके पास शरद पवार जितना एक बहुत बड़े नेता का नाम है, उनका चेहरा, लेकिन लोग वोट चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को दे। आप लोगों के पास कोई एक ऐसा चेहरा है कि इसे हम मुख्यमंत्री, इसको जनता वोट दे? पवार साहब तो हैं लेकिन वो महाराष्ट्र को लीड नहीं करें, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारा चुनाव का अभियान हमेशा शरद पवार जी के नेतृत्व में ही लड़ा करते हैं, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। और जब भी हमने हमारे विधानसभा के जो हमारे नेता को चयन किया है वो हमारे विधानसभा के सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही किया है। पहले छगन भुजबल जी थे, 2 बार रहे, आर पाटिल जी थे, विजय सिंह मोहिते पाटिल जी भी थे, फिर अजीत पवार आए। तो ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार जी या किसी ने तय कर लिया रातों रात कि इनको बनाना है और उनको निकालना है, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए अजीत पवार हो या बाकी के सभी हमारे नेता हैं, वो तो हमारे बिल्कुल आज हमारे सरकार में लीडरशिप के रोल में है। लेकिन चुनाव हम लड़ते हैं शरद पवार जी के नेतृत्व में, और कौन हमारा नेता होगा वो हमारे विधायक फैसला करेंगे। एक जाने से पहले कि आप चुनाव के बाद चाहे जो परिस्थितियां हों, आपने कहा कि बीजेपी के साथ कोई डील नहीं, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम जनता को कहेंगे कि चाहे जो भी परिस्थितियां हों एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? मैं काल्पनिक सब बातें करने के बजाय इतना ही कहूंगा कि इस चुनाव में एनसीपी जीतने के लिए लड़ रही है, और हम आज से कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, ये नहीं सोच रहे हैं। हम जीतने के लिए हमारा काम कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता और जो
काम और जो एक हमारे पार्टी का संगठन और जो लोगों का एक विश्वास हमारे पवार साहब के नेतृत्व में है, निश्चित हमें यश मिलेगा। कल क्या होगा और परसों क्या होगा, ये सब काल्पनिक बातें होती है और राजनीति में इस तरह की काल्पनिक बातों पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होता। एक आखिरी सवाल, आपको लगा थोड़ा मुश्किल क्योंकि चार तरफ लड़ाई हो गई है, थोड़ा मुश्किल हो गई चुनाव? नहीं, मुश्किल से ज्यादा बड़ा हंग असेंबली हो गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अभी तक हम 2 खेमे में बिल्कुल लड़ाई लड़ते थे, मगर अब 4 खेमे, मनसे का 5वां खेमा और अन्य पार्टियां जो है वो 6वां खेमा, तो निश्चित वोटों का बंटवारा होगा। थोड़ा बहुत अनपेक्षित नतीजे कहीं लगेंगे, जहां हम सोचते हैं जीत जाएंगे श्योरली, वहां शायद कहीं कम ज्यादा भी बात हो सकती है। जहां हम सोचते थे नहीं जीतेंगे वहां जीत भी सकते हैं। तो ऐसी सब मिला जुला कर परिस्थिति जरूर होगी, लेकिन सबसे नंबर 1 की पार्टी एनसीपी उभर कर आएगी, ये हमें विश्वास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने कांग्रेस के तमाम आरोपों से इनकार किया और साथ में ये विश्वास भी दिखाया कि जनता जब वोट डालेगी, उसके बाद जब मतदान पेटियां खुलेंगी, तब एनसीपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।